हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया है, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और क्लासरूम ऑफ फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरबीएससी बोर्ड 2025 के फिजिक्स के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। हम इसके अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि उनका पैटर्न क्या था और इस साल कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे जो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए मार्किंग स्कीम को समझिए। इस बार जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है और ब्लूप्रिंट जिस तरीके का दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मार्किंग स्कीम में आधे मार्क के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो 1 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, टोटल 1 मार्क मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। फिर आधे मार्क का एक फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, इससे आएगा। फिर एक क्वेश्चन आपके पास में आएगा अति लघुत्रात्मक सवाल, जिसका आंसर आपको 1 या 2 लाइन के अंदर लिखना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 2-3 लाइन के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। फिर इसके बाद में आएगा 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप लघुत्रात्मक सवाल। मोस्ट प्रोबेबली ये न्यूमेरिकल आने वाला है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके चांसेस हैं कि 90% ये न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। 10% में कोई डेरिवेशन पटक सकता है, लेकिन 90% चांसेस इसके न्यूमेरिकल के ही है। अब एक बार के लिए प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट 5 सालों के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उनके पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत की है। 2024 मतलब लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो देखिए क्या बोल रहा है। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या कि गोलीय गौसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं वो क्या बोल रहा है। आपके पास में एक स्फेयर है और उस स्फेयर का रेडियस जो है दैट इज 15 सेंटीमीटर और इसके सेंटर पर एक चार्ज है आपके पास में, यहां पर कहीं एक चार्ज है और उस चार्ज की वैल्यू आप क्यू मान लीजिए, ठीक है। यहां पर कहीं एक चार्ज है, उस चार्ज को क्यू मान लीजिए। इस क्यू चार्ज के कारण इसका जो टोटल फ्लक्स है इस सरफेस का ये फाई है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए, मतलब अब इसकी रेडियस को 15 से बढ़ा करके अगर आप 45 कर देते हैं, सॉरी कितना 45 कर देते हैं ना, रेडियस को 45 कर देते हैं, तो फिर फ्लक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसका फ्लक्स जो पहले फाई था क्या वो चेंज हो जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर आपने गाउस लॉ को अच्छे से पढ़ा है तो फ्लक्स जो होता है वो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। उसका एरिया से कोई लेना देना नहीं होता, सरफेस से कोई लेना देना नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। फ्लक्स का लेना देना सिर्फ और सिर्फ चार्ज से है। अगर चार्ज को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, चार्ज को चेंज नहीं करेंगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। वो चार्ज को चेंज नहीं कर रहा है तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप रेडियस को 5 गुना कर दो, चाहे आप रेडियस को 20 गुना कर दो। अगर चार्ज सेम है तो आपका फ्लक्स भी सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखना। तो देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन फ्लक्स, पहले भी फाई था और अभी भी फाई ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 और 2022 से। मुक्त आवेश मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर रहा है, उसके लिए निर्वात की विद्युतशीलता का SI मान, SI वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछ रहा है। एप्सिलॉन नॉट आप सभी को याद होगा, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, याद आ रहा है क्या। ये वाली वैल्यू आप सभी को याद होगी। देखिए ये वाली वैल्यू कहाँ एडजस्ट हो रही है, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और यूनिट भी देख लीजिएगा, कई बार वैल्यू सारी सेम होगी लेकिन यूनिट गलत होगी, तो यूनिट यही होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये यूनिट भी सही है ना। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI मात्रक पूछ रहा है, वो यूनिट पूछ रहा है। यूनिट क्या होगा, तो फॉर्मूला बनाइए ना फ्लक्स का। फ्लक्स का फॉर्मूला बनाते ही आपका काम हो जाएगा। देखिए फ्लक्स जब आप पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं E.S वेक्टर या ES cos थीटा भी आपने पढ़ा होगा, ES cos थीटा पढ़ा होगा या EA cos थीटा कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये बात ध्यान में, ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सॉरी मैं गलत बोल गया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F डिवाइडेड बाय Q और यहां पर एरिया होता है मीटर स्क्वायर में जाएगा। तो F दैट इज न्यूटन फोर्स है, Q चार्ज कूलाम आएगा और मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट हो जाएगा,
ठीक है, तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। मेरे को ये ऑप्शन ए क्यों सही दिखाई दे रहा है, बात समझ में आई क्या? ये कौन सा आएगा? ए ही आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम दिखाई दे रहा है ना। न्यूटन ऊपर है, कूलाम को ऊपर लेकर के जाओगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी और मीटर स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ठीक है, डन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये 2021 में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत ही हुई थी तब ये क्वेश्चन आया था और एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव हैं, मतलब n इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं। किसमें? एक बंद पृष्ठ के अंदर, एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर n डाइपोल है। n डाइपोल का मतलब जितना प्लस है उतना माइनस चार्ज भी है। तो फिर पूछ रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, phi = Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है लेकिन आप जो बोल रहा हूं वो समझ पा रहे होंगे। तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है फ्लक्स। अब किसी भी विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज 0 होता है। तो चार्ज तो चाहे आप 1 डाइपोल यूज करो चाहे लाख डाइपोल यूज करो, टोटल चार्ज तो 0 ही रहेगा। और अगर चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा, शून्य होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, 0 आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो पूछे गए। इस बार जो मॉडल पेपर आया है उस मॉडल पेपर का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। आर त्रिज्या के एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसकी सतह के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। क्या बोल रहा है वो थोड़ा समझिए। आपके पास में एक स्फेरिकल सरफेस है। क्या है? एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, और उस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस आपको आर दिया हुआ है। ठीक, और समान रूप से आवेशित है तो चार्ज मैं दे देता हूं। अब बोल रहा है ये खोखला गोला है, ये बात ध्यान रखना, स्फेरिकल शेल है, ये शेल है ना, और शेल के अंदर चार्ज हमेशा 0 होता है, ये बात ध्यान में रखो। और वो पूछ रहे हैं इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, ई का मान कितना होगा। आंसर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है। किसी भी शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड बोल रहा हूं, KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, आउटसाइड। सरफेस पर कितना? सरफेस पर KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमम। और इनसाइड कितना? क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इनसाइड। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अंदर चार्ज जो होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा, विद्युत क्षेत्र 0 होगा। ये आप सभी ने बहुत बार किया भी होगा। फिर देखिए, 1 कूलाम आवेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स phi, 1 कूलाम चार्ज के कारण, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू 1 कूलाम। अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूं तो यहाँ पे 1 लिखूं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, आंसर ये। इसकी जगह वो शायद ऐसा भी लिख सकता था, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स भी लिख सकता था। बिल्कुल सही है, ये दोनों ही ऑप्शन सही होते। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? डी ऑप्शन आएगा। मेरा ये पेन थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा तो कई बार मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। चलिए कोई नहीं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2024 के अंदर, मतलब लास्ट ईयर जो आया था वो समझिए। एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यित होती हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण आपने कैसी बनाई होंगी? फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड, है ना, त्रिज्यित बहिर्मुखी। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा बहिर्मुखी। ठीक है, बहिर्मुखी। और रेडियली आउटवर्ड इंग्लिश में लिखेंगे तो आउटवर्ड आएगा। ठीक है, बाहर की ओर होती है। फिर देखो इस बार के मॉडल 2023 का भी क्वेश्चन देख लीजिए। 2023 में जो आया, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित समस्त बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र, थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था, 0 होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज जो थिन स्फेरिकल शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लगाया था, याद आ रहा है? चलिए आगे मॉडल पेपर का 2025 में जो मॉडल पेपर आया उसको और देख लीजिए। उसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, विलगित निकाय का कुल आवेश, मतलब आपके पास में एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कितना होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, वो कांस्टेंट होता है, वो नियत होता है सदैव। क्या होता है? नियत, कांस्टेंट। अगर विलगित है, विलगित का मतलब ना किसी को लेना ना किसी को देना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आइसोलेटेड का मतलब तो यही होता है ना, कोरोना काल ने बहुत अच्छा समझाया था आइसोलेशन हमें। चलो नेक्स्ट देखिए,
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2023 के पेपर के अंदर। 2024 में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। एक नंबर का कोई सवाल था ही नहीं वहां पर। चलिए, 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे। क्या? एक चार्ज है धनावेश, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको ड्रॉ करनी है। ये आप सभी को आना चाहिए, इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्या होगा भैया, ये कुछ अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा, अब है ना, और यहां पर बीच में क्या है आपके पास में चार्ज होना चाहिए, क्यू चार्ज प्लस का, और ये रेडियली आउटवर्ड आप शो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्लस के चार्ज के कारण यही होता है। फिर देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके किसी अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान लिखिए। आपको क्या बोलना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी एक्सियल लाइन है ना, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे आप सभी को पता होना चाहिए 2kp डिवाइडेड बाय r³। ये है इसका आंसर एक्सियल पे। और इक्वेटोरियल होता, निरक्ष होता या विषुवतीय तल होता, है ना, इक्वेटोरियल होता तो kp डिवाइडेड बाय r³, kp डिवाइडेड बाय r³। लेकिन इस बार इसका आंसर ये है, ठीक है, जो पूछा है उसका आंसर ये है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मिलिकन के प्रयोग में एक बिंदु आवेश पर इतना चार्ज है, माइनस का चार्ज है मतलब ऋणात्मक आवेश है, पाया गया है। तो उस आवेशित बूंद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्वेश्चन में क्या हुआ है, आपको चार्ज दिया हुआ है ना, एक ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE होता है, ये आप सभी को पता है। और आपको क्या ज्ञात करना है, N कैलकुलेट करना है, Q डिवाइडेड बाई E कर दीजिए। Q का वैल्यू अभी मैं लिख देता हूं 6.4 इंटू 10⁻⁻19। आप बोलोगे सर माइनस क्यों इंक्लूड नहीं किया, भैया मेरे को तो नंबर देखना है, नंबर कभी माइनस में होएगा क्या? और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, -19 से -19 कैंसिल, और 16 चौक 64। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ड्रॉपलेट। ठीक है, उस ड्रॉपलेट को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तब जा करके, या उसने एक्वायर किए हैं, उसने गेन किए हैं 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई नेगेटिव चार्ज। ये बात और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4 थे, 4 थे। 2020 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर का। वो क्या क्वेश्चन है, परावैद्युतांक की परिभाषा डाइपोल इलेक्ट्रिक, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, इसका डेफिनेशन देना है। इसका सिंपल सा अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो आपको याद होगा F0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू F मीडियम, आपने ये पढ़ा होगा, है ना। किसी माध्यम के अंदर 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वह निर्वात की तुलना में जितना कम हो जाएगा, है ना, निर्वात की तुलना में जितना कम हो जाएगा, जितना गुना कम हो जाएगा, वही परावैद्युतांक होगा। अब मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और सिंपल कर दूं तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, F0 डिवाइडेड बाय FM। यहां से आप डेफिनेशन बनाएं। क्या भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चों थोड़ा सा देखिएगा, हम इस चीज को ऐसा बोल सकते हैं कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल एवं माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात जो होता है वही परावैद्युतांक को प्रदर्शित करता है, माध्यम के परावैद्युतांक को प्रदर्शित करता है। यहां से आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कैसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलाम्ब फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन वैक्यूम एंड इन मीडियम is known as dielectric constant. The ratio of Coulomb forces between 2 charges when both are in vacuum and both are in medium. ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, और यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। चलिए आगे देखिए, फिर क्या बोल रहा है, ये मॉडल पेपर का है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, फॉर्मूला आप सभी को पता है, Q इंटू 2a इज इक्वल्स टू P होता है। और वेक्टर में अगर मैं लिखूं तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, और 2a के ऊपर वेक्टर, a के ऊपर वेक्टर लगाइएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिखा जाएगा कि किसी द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण एवं उनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल है वही उसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है।
एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों कैसे देखोगे आप लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2020 में आया था और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर अब हम मूव हो गए हैं। और जहां तक मुझे पता है मैंने ये एक ही सवाल इंक्लूड किया है, क्योंकि इस बार 1.5 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन अगर आएगा तो। और ये सवाल बहुत बढ़िया है, 2020 में वाकई में पेपर बहुत बढ़िया बना था और क्वेश्चन ये बहुत लाजवाब था। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के चारों तरफ क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उस पाथ का डायामीटर आपको दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वो किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। समझिएगा, लीनियर चार्ज मान लीजिए प्लस प्लस लगा दीजिएगा इसके, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से घूम रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। पहली बात तो ये समझिए, अगर ये सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ पे अभिकेंद्रीय बल काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा, ये जो लाइन चार्ज है वो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। मतलब इस लाइन चार्ज के थ्रू लगने वाला फोर्स ही इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस लाइन चार्ज के कारण लगने वाला वैद्युत बल ही इसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल की भांति कार्य कर रहा है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा, वैद्युत बल बराबर होगा अभिकेंद्रीय बल के, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको V कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो V स्क्वायर, सॉरी अभी हम काम करें, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू FE इंटू R डिवाइडेड बाय M। ऐसा ही होना चाहिए, है ना, यही तो होना चाहिए। चलिए FE ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, लाइन चार्ज के कारण फोर्स, देखो किसी भी चार्ज के कारण फोर्स Q इंटू E होता है। ठीक है, और यहां पर ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, ये लाइन चार्ज बना रहा है ना, ये लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय R। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, बताओ याद आ रहा है। चलिए तो हम वही काम करते हैं, तो मैं FE की जगह, मतलब फोर्स की जगह लिख देता हूं Q, जो कि चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, इंटू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय R। ये तो FE का वैल्यू रखा, इंटू R डिवाइडेड बाय M जो पहले से था, R से R कैंसिल हो जाएगा बच्चों। Q का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दिया हुआ है। ठीक है, K 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आपको पता होना चाहिए। लैम्डा आपको दिया हुआ है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 टू द पावर -6। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू जैसे ही पुट करोगे आपके पास में V स्क्वायर आएगा, और जैसे उसका रूट ले लोगे तो V आ जाएगा। बात समझ में आई, पता चला किस तरीके से क्वेश्चन करना है। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। ये जो लाइन चार्ज है ना बच्चों, ये लाइन चार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स देगा इसको। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए फिर इस बार का जो मॉडल पेपर है उसमें जो क्वेश्चन है 1.5 नंबर का, ये इस बार के मॉडल पेपर में क्वेश्चन है क्या भाई, आपके पास में 4 चार्ज दिए हुए हैं, ये सारे चार्ज आपको दिए हुए हैं, और ये किसी स्क्वायर के कोनों के ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि भैया कौन कौन से दिए हुए, QA, QB, QC और QD, कुछ इस तरीके से। अब QA अगर आप देखेंगे तो 2 माइक्रोकूलम का है, और QC आप देखेंगे तो ये भी 2 माइक्रोकूलम का है। ऐसे ही अगर आप QB देखेंगे -5 माइक्रोकूलम है, और ये भी -5 माइक्रोकूलम है, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को देख रहे हैं। और बोल रहा है कि इस स्क्वायर के सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इस पे फोर्स कैलकुलेट करो। सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ है, इस पे फोर्स कितना, 0। क्यों होगा, -5 माइक्रोकूलम का चार्ज जितना इसे इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसे उतना ही अट्रैक्ट करेगा। 2 माइक्रोकूलम वाला जितना इसे इस तरफ रिपेल करेगा, उतना ही ये वाला भी इसे रिपेल करेगा। ठीक है, तो सारे फोर्स का जब मैं वेक्टर सम देखूंगा, वो वेक्टर सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा।
इस तरीके से ये 0 आएगा। अच्छा, ये आपकी बुक में क्वेश्चन भी है तो कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। चलिए अब इस बार मतलब 2025 में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसका पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 MCQ आने वाले हैं। और आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया है, अभी आपने अगर समझा है, तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने चाहिए जो मुझे लगता है। ठीक है, फिर सिंपल फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल फार्मूला कौन कौन से हैं उसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। Q = NE, आपको नंबर ऑफ चार्ज पूछ लेगा या नंबर ऑफ चार्ज दिया हुआ होगा तो टोटल चार्ज पूछ लेगा। फिर कूलाम के नियम से रिलेटेड कोई भी एक छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है कि अगर दूरी को तिगुना कर दिया जाए ना, डिस्टेंस को, अगर 2 चार्जेस के डिस्टेंस को अगर थ्राइस कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। या मीडियम रखने पर फोर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है ना, ऐसा कुछ। फिर एक क्वेश्चन मीडियम वाला भी आ सकता है कि किन्हीं 2 चार्ज के बीच में आपको पहले से फोर्स दिया हुआ है 6 न्यूटन का। अब वहां पर अगर 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम रख दिया जाए, है ना, वैक्यूम के अंदर आपको फोर्स दे रखा है 6 न्यूटन का और बोल रहा है कि 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम रख दिया जाए तो अब नया फोर्स क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, है ना। फोर्स रिड्यूस हो जाता है और कितना आएगा वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्मेट से एक क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैंने दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं, इन दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन E.ds से सिंपल क्वेश्चन आएगा। जैसे E का वैल्यू आपको दे दिया भैया 6i कैप, ठीक है, और S का वैल्यू आपको दे दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और बोल रहा है कि फ्लक्स फाई क्या होगा। तो सिंपल सा है, आई हमेशा आई से ही मल्टीप्लाई होगा, आई कैप हमेशा आई कैप से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 आप लिखेंगे। फिर यूनिट ध्यान में रख लीजिएगा, वोल्ट × मीटर होता है इसका यूनिट, है ना, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा इसका यूनिट, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो मुझे लग रहा है, ये मेरा मानना है ना बच्चों, ये मेरा मानना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, प्लीज उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स वहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपके पास में, सिंगल मार्क का क्वेश्चन। अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, इन सभी को आप मर्ज कर सकते हैं। मर्ज मतलब ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो मैं वेरी शॉर्ट बता रहा हूं वो शायद आपके पास में ऑब्जेक्टिव में भी वैसा पैटर्न आ सकता है। जो मैं ऑब्जेक्टिव का पैटर्न बता रहा हूं वो पॉसिबल है कि वेरी शॉर्ट में उस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा। आपकी किताब के अंदर एक एक दो दो लाइन के ही पार्ट है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट टाइप में आपको कूलाम लॉ पता ही होगा, वो याद कर लीजिएगा। गाउस लॉ आपको पता होगा, वो याद अच्छे से कर लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत फ्लक्स, इसकी डेफिनेशन भी याद रखो, इनकी यूनिट और डायमेंशन भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, यहां से पढ़ सकता है। फिर कुछ एक क्वेश्चन जो मुझे लगा जो पुराने टाइम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं कि भैया Q1 और Q2 का अगर प्रोडक्ट 0 से ज्यादा है तो फोर्स कैसा होगा, हमें पता है रिपल्सिव होगा, प्रतिकर्षणीय होगा, ठीक है। और अगर इसका प्रोडक्ट 0 से कम है, माइनस का है, तो फिर हम बोलेंगे कि आकर्षणीय फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फिर डाइपोल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम बताओ कि डाइपोल में स्थायी साम्यावस्था कब होती है, तो हम बोलते हैं थीटा = 0 होना चाहिए, P और E एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अनस्टेबल अस्थायी साम्यावस्था कब होती है, तो हम बोलते हैं थीटा = 180 डिग्री होना चाहिए। थीटा किसके बीच में भैया, थीटा होना चाहिए P और E के बीच में, एंटी पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति समांतर होगा। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर प्रति समांतर होगी तो फिर अस्थायी इक्विलिब्रियम होगा, अस्थायी साम्यावस्था होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। फिर टॉर्क मैक्सिमम कब लगता है, बलागुण मैक्सिमम कब लगता है, उसकी क्या कंडीशन है, तो हमें पता होना चाहिए कि बलागुण मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, थीटा = 90 होना चाहिए। ये एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। कौन कौन एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। ये है आपके छोटे मोटे सवालों का बहुत छोटा सा पार्ट बताया बच्चों मैंने। डेफिनेशन याद कर लो और बल रेखाएं याद कर लो, और ये जो फॉर्मूला है इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को एक बार तैयार कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आधे मार्क के वो दोनों ऑब्जेक्टिव, फिलिंग द ब्लैंक्स और 1 नंबर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, चिंता ही मत करो।
ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप, जो आपके पास में 1.5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है ना, 1.5 मार्क का जो क्वेश्चन आने वाला है, वो कहां से आएगा? जो मुझे लग रहा है। अगर डेरिवेशन पूछता है तो टॉर्क की डेरिवेशन थोड़ी सी याद रख लीजिएगा, ठीक है। टॉर्क टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, प्लीज ये डेरिवेशन याद रख लीजिएगा, या पी क्रॉस ई होता है, ठीक है, अगर वेक्टर में आप लिखते हैं तो ये डेरिवेशन प्लीज देख लीजिएगा। 1.5 मार्क में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक, ओके। और फिर न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के पैटर्न बहुत सारे हैं, जिनमें से जो मुझे अच्छा लग रहा है वो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.9 है। ये शायद आपको भी देखा देखा से सवाल दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस एग्जाम्पल में आपको डाइपोल के दोनों चार्ज दिए हुए हैं, डाइपोल के मिड का डिस्टेंस दिया हुआ होगा जो कि 2 mm है, ठीक है। आपको पूछेगा एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, है ना। एक तो इस एक्सियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा और एक इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, यही क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर पैटर्न आपका क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। आप अब बुक का देखोगे तो बहुत लंबी चौड़ी खीर दे रखी है, वो नहीं बोलूंगा। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो, Q × 2 है, सॉरी वेक्टर हटा दीजिएगा। Q का वैल्यू कितना? 10 माइक्रोकुलाम है, 10 × 10⁻⁶, ठीक है, माइक्रो यूज कर लिया मैंने। और 2a, दोनों के मिड का डिस्टेंस 2a ही दे रखा है, 5 mm बच्चों, 5 mm, 5 × 10⁻³ तो आप देखेंगे तो इट विल बिकम 50 × 10⁻⁹ ऐसा बन जाएगा। ये आपके पास में कुलाम इंटू मीटर के अंदर आएगा, डाइपोल मोमेंट का यूनिट यही होता है। P आ गया। फिर आप क्या करो, एक्सियल लाइन के ऊपर तो 2kp/r³ लगाओ, है ना। 2 आपको पता है ही क्या लिखना है, 2 ही लिखना है। k की वैल्यू 9 × 10⁹ लिख लीजिएगा। p का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। r का वैल्यू आपको डिस्टेंस दिया हुआ होगा यार, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को कैसे लिखोगे? 15 × 10⁻² मीटर। बात समझ में आई क्या? ये r का वैल्यू यूज कर लीजिएगा, आपको एक्सियल लाइन पे मिल जाएगा। और 15 सेंटीमीटर ही आपको वो बोल रहा है, नॉर्मल पे बोल रहा है ना। एक्सियल लाइन के ऊपर भी यही बोल रहा है, एक्सियल लाइन पे भी अगर यही बोल रहा है तो फिर आप वापस से वही काम करो। क्या काम करोगे? वापस से इसका आधा कर देना, जो भी आए उसका आधा कर दीजिएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। आप बुक में देखेंगे तो बहुत लंबा सॉल्यूशन दे रखा है, मैं वो सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा। पी कैलकुलेट करो, EA और EA इक्वेटोरियल दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो क्वेश्चन मेरे को बहुत प्यारा लगा वो है आपके 3 बुक के क्वेश्चन है, 1.21, 1.22 और 1.23। इसमें क्या दे रखा है? आपके पास में एक स्क्वायर है जिसका रेडियस उसको दे रखा है, ठीक है। तो r का वैल्यू 1.2 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा होती है, सिग्मा का वैल्यू कितना? 80। फिर माइक्रो 10⁻⁻⁶ कुलाम पर मीटर दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो, फिर बोल रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द स्क्वायर। पहला क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन स्क्वायर। सिग्मा क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। Q डिवाइडेड बाय एरिया होता है, नहीं होता, दैट इज सिग्मा। तो Q आसानी से कैलकुलेट होगा, नहीं होगा, सिग्मा इंटू ए। अब स्क्वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया आपको पता होना चाहिए भैया, कितना? 4πr²। सिग्मा का वैल्यू भैया ने दिया है, वो लिखें। 4π की वैल्यू आप लिख दीजिए। r का वैल्यू यहाँ से 1.2 उठाओ, 1.2 आधा करोगे ना तो 1.2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। वैल्यू पुट करोगे, बताओ आएगा नहीं आएगा? चार्ज आ जाएगा। चलिए, जैसे ही चार्ज आ जाए, टोटल फ्लक्स लिविंग द स्क्वायर, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी बच्चों। तो जैसे ही चार्ज आए उस चार्ज की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, यही तो चार्ज था, जो आवेश आएगा उसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड लगा दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने। 1.5 मार्क के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, लाइन चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है और वो फील्ड कितना दे रहा है? 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। विद्युत क्षेत्र इतना बना रहा है, क्या? एक रेखीय आवेश जो है वो इतना विद्युत क्षेत्र बना रहा है। तो बोल रहा है कि इससे 2 मीटर दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र है। तो आपको ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कैलकुलेट करनी है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला कौन सा? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू E होता है। हमें तो लैम्डा पूछा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E × r डिवाइडेड बाय 2k। E का वैल्यू भगवान की दुआ से दिया हुआ है, R का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, 10⁻⁻² लगाइएगा, 2 ऐसा का ऐसा, और K का वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट करो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। 2 मेटल प्लेट लो
और एक दूसरे से क्लोज हैं। ऑन द इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन, मतलब एक प्लेट प्लस की और एक प्लेट माइनस की, कुछ ऐसा ही है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 17 इंटू 10⁻⁻²2, ठीक है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर ऑफ द रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, पहली प्लेट ये और सेकंड प्लेट ये, इसका आउटर रीजन ये, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, फिर आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, P2 लिख देता हूँ, बिटवीन द प्लेट्स यहाँ पे मैं P3 लिख देता हूँ, ठीक है। चलो P1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पहली प्लेट प्लस की है रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड पहली प्लेट के कारण, दूसरी प्लेट माइनस की है अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 विल बी, अपोजिट डायरेक्शन है E1 माइनस E2 लिख दीजिएगा, डायरेक्ट 0 लिख दीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि लो लगाओ तो ये लिखो 0 भाई, काम खत्म है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, डिस्टेंस के ऊपर तो इंपैक्ट ही नहीं होता। P2 पे अगर आप देखोगे माइनस के कारण, सेकंड प्लेट के कारण अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस तरफ होगा टुवर्ड्स द प्लेट, ठीक है, और प्लस के कारण रिपल्सिव होगा E1 इस तरफ होगा। अगेन P2 पे भी आप देखेंगे तो सेम ही आएगा, P2 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है, ठीक। लेकिन जब मैं P3 की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3, यहाँ पर आप देखेंगे प्लस की प्लेट रिपल्सिव और माइनस की प्लेट अट्रैक्टिव, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, E1 प्लस E2 करोगे आप, ठीक है, E1 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों प्लस के हो जाएंगे, और दोनों प्लस के हो जाएंगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू आपको पता है दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, वैल्यू पुट करो और काम खत्म करो, ठीक है। पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मत भूलिएगा, क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है, वो जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में हमेशा रहता है वो और बता देता हूं, इस तरीके के क्वेश्चन के साथ में एक स्फेरिकल शेल का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या भाई, एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ होगा, लेट्स सपोज करो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी सरफेस पर चार्ज की वैल्यू दी हुई होगी, कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा, ठीक है। बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, और 5 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। 15 सेंटीमीटर का मतलब आपको आउटसाइड देखना था, आउटसाइड कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर से, ठीक है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है वो यूज कीजिएगा, आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा। सरफेस पर दिया हुआ है के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना, 10 सेंटीमीटर यूज कीजिएगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेल के कारण इनसाइड 0 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक पैटर्न ये भी है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए मैं इतना ही बताऊंगा, इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और उम्मीद करता हूं आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी होगी, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, एग्जाम में एक पैटर्न शायद आपको पता चल जाएगा जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।